हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? बताना है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। कागज, रबड़, प्लास्टिक, ऊपरिक में से एक से अधिक या ऊपरिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है सेलुलोज का यह शुद्ध रूप है कागज। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जबकि प्लास्टिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक ये बहुलक है ना, और ये एक शुद्ध कह सकते हैं कार्बनिक ठोस पदार्थ का बना होता है। तो बाकी रबड़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 35 डिग्री होता है। ठीक है, 35 माफ़ कीजिएगा 37, 36 से 37 होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में सही है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री होगा। ठीक है, तो बी और सी यहाँ दोनों सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 37 डिग्री सी भी दे रखा है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दे रखा है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तांबा, लोहा, सोडियम, ऊपरिक में से एक से अधिक या ऊपरिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे सोडियम को चाकू से, सोडियम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, कह सकते हैं पनीर की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ऊपरिक में से एक से अधिक या ऊपरिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे फास्फोरस जो है ये सबसे अधिक सक्रिय धातु है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? सवाल है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक, पीड़कनाशी, कांच, ऊपरिक में से एक से अधिक या फिर ऊपरिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से क्या होते हैं, वो अपघटित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण या जैव अनिम्नीकरण या संश्लेषित रेशा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रेयॉन किस प्रकार का रेशा है? रेयॉन जो है ये किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्लास्टिक, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है रेयॉन यहाँ पे एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रेयॉन जो है ना एक संश्लेषित रेशा है। ठीक, अगला सवाल है, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशा से या फिर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से। इसका सेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, रेशों से, और कृत्रिम स्रोतों से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताना है एक ऐसा धातु तो जनरली इसका गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसका नाम बताना है, क्या है? पारा, ग्रेफाइट, लोहा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे पारा वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और कहीं कहीं सवाल पूछा जाता है कि ये पारा का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है थर्मामीटर में? क्योंकि ये चिपकता नहीं है। ठीक है, मतलब होता है जैसे बहुत सारे पदार्थ देखेंगे जो किसी पदार्थ से चिपक जाता है, लेकिन चिपकने वाला पदार्थ नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो द्रव अवस्था में होता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ग्रेफाइट है, एकमात्र एक ऐसा धातु है, ग्रेफाइट अधातु है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा धातु पदार्थ है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है, रेशा दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है संश्लेषित रेशा, ठीक है। जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, ठीक है। और जो रेशा कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित या फिर मानव निर्मित रेशा कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जो कृत्रिम रेशा होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है। कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, एडिपिक अम्ल से या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है कृत्रिम रेशे सेलुलोज द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ये ऐसे रेशे होते हैं जो प्राकृतिक रेशों का बहुलकीकरण करके बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशा कहलाते हैं, जैसे कि रेयान, टेरिलीन, नायलॉन आदि कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों से मजबूत होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज का उदाहरण ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कृत्रिम रेशे सेलुलोज द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं। सवाल है कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित, मानव निर्मित और संश्लेषित, संश्लेषित या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सिंपल आंसर क्या होगा, ये है मानव निर्मित और संश्लेषित, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा दो प्रकार का था ना, तो एक संश्लेषित था और एक प्राकृतिक था, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, रेयॉन, टेरिलीन, ऊन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे ऊन यह एक प्राकृतिक रेशा है, जबकि टेरोलिन और रेयान यहाँ पे देखेंगे ये मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे रेयान के बारे में ध्यान रखना है, ये रेयान के बारे में अक्सर आप भी पूछा जाता है कि रेयान जिसे विस्कोस भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ देशों में सबरा सिल्क या कैक्टस सिल्क के रूप में भी इसका व्यवसायीकरण किया जाता है। एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जो पुनर्जीवित सेलुलोज के प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि लकड़ी और संबंधित कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसकी आणविक संरचना सेलुलोज जैसी ही होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि स्पिन रेट, ठीक है। स्पिन रेट जो है मशीन किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए, धागा बनाने के लिए, सुखाने के लिए, एक से अधिक के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्पिन रेट जो होता है ना ये धागा बनाने के लिए एक मशीन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कपास एक बहुलक है, ठीक, यह किससे निर्मित होता है। कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है, पर्णहरित से, काष्ठ से, सेलुलोज से, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कपास एक बहुलक है और यह सेलुलोज से निर्मित होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। बताना है कौन सा मानव निर्मित रेशा है, कपास, ऊन, रेयान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेयान जो है ये क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जबकि कपास और ऊन क्या होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। बताना है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, ठीक है। रिएक्टिव कह सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि पोटेशियम यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए इसे क्रियोसित तेल में भी रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम में देखेंगे कि इसमें ऐसा गुण होता है जैसे पानी में फेंकेंगे तो इसी इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को भी केरोसिन तेल में ही रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सोडियम भी रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, चमक, कठोरता या आघातवर्धनता या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आघातवर्धनता, ठीक है। एक्चुअली में ये होता क्या है, जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से कोई धातु है, तो एक ऐसा धातु होगा जिससे कि या फिर कोई पदार्थ ऐसा है उसको जब पीटेंगे ना तो वो टूट जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। लेकिन धातु में एक ऐसा गुण होता है कि पीटने पर वो क्या होता है, फैलता है, चपटे हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लोहा ही है, तो इसको पीट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको पीट करके आप चाहे तो इसको फैला सकते हैं, इस तरीके से बड़ा चादर की तरह बना सकते हैं,
तो ये जो गुण है, ये गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। और एक मिलेगा आपको तन्यता, डक्टिलिटी, ठीक है। तो वो क्या है? तो उस गुण की वजह से हम क्या कर सकते हैं ना कि एक तार को, एक छोटा सा कोई मान लेते हैं लोहा है, इस लोहा को हम लोहे को हम क्या करते हैं, लंबे तार की तरह खींच सकते हैं, ठीक है, लंबे तार की तरह खींच सकते हैं। किस गुण की वजह से? तन्यता के गुण की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, या तो उसमें लचीलापन कह सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज़ वस्तु देखेंगे, जब लंबा खींचने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ देखेंगे कि सोना है ना, ये सोना सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर एक सोना है, ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्यता पाया जाता है इसमें। 1 ग्राम सोने से आप चाहें तो 1 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। सोचिए कितने इसमें तन्यता होती है, टूटती ही नहीं है ना। लेकिन एक क्या लगता है, दूसरी वस्तु से हम खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। लोहा से नहीं खींच सकते हैं, एल्युमिनियम से नहीं खींच सकते हैं, टूट जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये सोना से अगर खींचना चाहें 1 ग्राम से आप 1 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। सोचिए कितना महीन होता होगा, फिर वो टूटता नहीं है। आप जोर से खींचेंगे तो अलग बात है, लेकिन लंबा खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर चादर की तरह पीट रहे हैं तो ये गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, जबकि पतले लंबे तार की तरह खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। और ये गुण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सोना में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? तांबा है, एल्युमिनियम है, सल्फर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सल्फर यहाँ पे ये धातु है, ये धातु नहीं है। बाकी तांबा और एल्युमिनियम क्या है, ये धातु है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे कि तांबा दे रखा है और एल्युमिनियम दे रखा है, ठीक है। अगर हम पूछें दोनों में तन्यता किसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तब देखेंगे कि एल्युमिनियम जो होता है ना, आप जैसे कि ऑक्सी वगैरह बनाते होंगे ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब तार उर के लगाने के लिए, टोका लगाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लोहा का या फिर या फिर एल्युमिनियम या तांबा का? तब देखते होंगे कि तांबा और एल्युमिनियम का ज़्यादा प्रयोग करते होंगे। क्यों? क्योंकि आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। लेकिन लोहा को मोड़ेंगे तो हो सकता है टूट जाए उसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, मतलब कि जिसको मोड़ सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उसमें तन्यता देखने को मिलेगा। जैसे कोई मोड़ने से टूट जाए तो उसमें वो ये तन्यता देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर है फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? लीजिए सवाल आ ही गया यहाँ पे कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? लचीलापन, तन्यता की वजह से, या भंगुरता की वजह से, या आघात वर्ध की वजह से। देखिए आघात वर्ध की वजह से तो उसे हम लोग चादर की तरह पीट सकते हैं, ठीक है, चादर बना सकते हैं। लेकिन तन्यता की वजह से हम लोग लंबा तार खींच सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, लचीलापन की वजह से, ठीक है। भंगुरता मतलब क्या होता है, जैसे पीट कर नहीं देखते हैं कि जो कबाड़ वाला आता है, पीट कर उसको क्या भंगुर बना करके साज लेता है, चल देता है वो, है ना। तो उस वजह से हम लोग लंबा तार नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 20 प्रश्न। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कपास का पौधा है, ठीक है, कपास का है। यहाँ पे अगला जो सवाल था शायद कपास से संबंधित होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है। बट इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बट ये पौधा अगर ये आपको लग रहा है कि क्यों यहाँ पे आया है, तो ध्यान रखिएगा, ये कपास का पौधा है। और इसी में देखेंगे कि यहाँ जो बीज होता है ना, ये बीज से ही ये कपास मतलब कि जो होता है वो निकलता है यहाँ से, इस तरह का, देख रहे हैं ना। तो ये कपास के बीज से ये प्राप्त होता है कपास। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।